नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नौकरी वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के महानतम राजवंशों में से एक गुप्त वंश के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुप्त वंश से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये लेसन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। इन्होंने गुप्त वंश का स्थापना किया था, परंतु ये साम्राज्य बहुत ही छोटे क्षेत्र में था। उस समय ये साम्राज्य नहीं था, बस छोटा सा राज था। उसके बाद इसे नए नए योद्धा आते गए और उसके बाद उन्होंने अपने साम्राज्य को लगभग पूरे भारत में विस्तार कर लिया। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण करने वाले थे चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, हुनों को भारत पे आक्रमण करने से रोकने वाले गुप्त राजा कौन थे? हुनों को भारत पे आक्रमण करने से रोकने वाले थे स्कंदगुप्त। ठीक है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे गुप्त राजा का नाम आ गया, जैसे कि श्रीगुप्त हो गए, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, है ना। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। तो हम लोग पहले एक लिस्ट को देख लेते हैं कि गुप्त वंश में कौन कौन राजा हुए और उसमें कौन कौन राजा इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए, है ना। तो चलिए हम लोग पहले लिस्ट देख लेते हैं। तो ये लिस्ट है गुप्त वंश के सभी राजाओं के नाम का। देखिए इसमें मैंने इसे दो भाग में बांट दिया, ठीक है, एक ये और एक ये। जो ये लिस्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुप्त वंश में जो भी इम्पोर्टेंट राजा हुए, जो भी पावरफुल स्ट्रॉन्ग जो किंग थे, वो इसी लिस्ट में थे। ठीक है। इसके बाद के जो भी गुप्त राजा थे, बस वो लोग बस राज किए हैं, उसके बाद उनका साम्राज्य धीमे धीमे करके छीन हो गया, खत्म हो गया। श्रीगुप्त थे जिन्होंने गुप्त वंश का स्थापना किया था, घटोत्कच उन्होंने संभाल के रखा। फिर चंद्रगुप्त प्रथम आए, उन्होंने साम्राज्य को बहुत से युद्ध लड़े और साम्राज्य को काफ़ी बड़ा किया। उसके बाद समुद्रगुप्त आए, ये महानतम राजाओं में एक थे। ऐसे गुप्त वंश के प्रथम महाराजा चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है। इन्होंने बहुत सारे भागों पे अधिकार किया था। उसके बाद समुद्रगुप्त आए, उन्होंने लगभग पूरे भारत में अपना समाज का विस्तार कर लिया। समुद्रगुप्त इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और लगभग सभी लड़ाई को जीत गए। फिर एक रामगुप्त आए, ये कमजोर शासक थे। ठीक है। इस लिस्ट में सबसे कमजोर शासक थे रामगुप्त। रामगुप्त की कहानी है कि जब उनका एक युद्ध हुआ किसी दूसरे राजा के साथ, तो वो युद्ध हारने लगे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को ही उस राजा को भेंट में दे दिया। ठीक है। मतलब वो अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दिए। तो इससे इनका कमजोरी दिखता है कि कितने कमजोर थे जो अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दिए। तो इनके भाई थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ये बात अच्छा नहीं लगा कि कोई मतलब उनकी रानी को गिफ्ट कर दिया, भले वो राजा ही क्यों ना हो। तो उन्होंने फिर क्या किया कि रामगुप्त जो उनके बड़े भाई थे उनको हत्या कर दिया और फिर खुद ही सिंहासन में बैठ गए चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी काफ़ी पावरफुल राजा थे, है ना। उन्होंने गुप्त समाज को और बड़े क्षेत्रों में फैला दिया। जो चूँकि ये सब जो राजा थे, गुप्त वंश जो था वो मगध के क्षेत्र में शुरू हुआ था, है ना, एक छोटे से एरिया से। उसके बाद ये पूरे भारत में फैल गया। इसके बाद कुमारगुप्त प्रथम आए और उसके बाद स्कंदगुप्त आए। ठीक है। यहाँ तक गुप्त वंश के पावरफुल राजा थे और यहाँ पे गुप्त वंश का क्या हुआ, उत्थान हुआ। मतलब गुप्त वंश ने नई नई ऊंचाइयों को देखा। इन राजाओं के समय में गुप्त वंश को, जो गुप्त वंश का शासनकाल था, उसे हम लोग स्वर्णिम युग कहते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर बहुत से कमजोर राजा हैं, जैसे पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, वैन्यगुप्त, भानुगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त और विष्णुगुप्त। इसमें से आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे बस आपको एक आध क्वेश्चन ये भानुगुप्त से आ सकता है और एक क्वेश्चन की अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त, इससे आएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन कि गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे, विष्णुगुप्त, एक ये हो गया। एक क्वेश्चन भानुगुप्त से आ सकता है, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि भानुगुप्त से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी लिस्ट में आएंगे। ठीक है। इसी पहले लिस्ट से आएंगे। अगला क्वेश्चन है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। ठीक है। मैंने कहा था एक यही क्वेश्चन जो है भानुगुप्त से आ सकता है। और इसी अभिलेख में पहली बार जो सती का वर्णन मिलता है। ठीक है। ये एरन अभिलेख में ही पहली बार किसी के सती होने का वर्णन मिलता है। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है?
भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है क्योंकि उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी लड़ाई हारे नहीं, वो सभी लड़ाई वो जीत गए। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का सिक्का जारी हुआ था रामगुप्त के शासनकाल में। सुदर्शन झील का मरम्मत करवाने वाला गुप्त शासक कौन था? सुदर्शन झील का मरम्मत करवाए थे स्कंदगुप्त। ठीक है, सुदर्शन झील का कई बार मरम्मत करवाया गया है ना। तो जिसमें एक बार गुप्त शासन में के दौरान में ये स्कंदगुप्त के समय में ये हुआ था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन थे? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, क्योंकि उन्होंने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य, भारत के इतिहास में बहुत सारे हिंदू राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, उसमें से जो सबसे फेमस है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ही हैं। ठीक है, जिन्हें लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माने जाते हैं कुमारगुप्त प्रथम। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले थे चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति लेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला है, गुप्त शासन के दौरान एक महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी कौन थे? तो देखिए, गुप्त समाज के समय में क्या था कि बहुत सारे आपको महान व्यक्ति मिलेंगे हर क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, है ना, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, मैथ के क्षेत्र में, इसके अलावा बहुत सारे जो साहित्य के क्षेत्र में हैं वो भी मिलेंगे। ठीक है, माना जाता है कि कालिदास हो गए, कालिदास उन्हीं के समय में उन्हीं के दरबार में थे। इसके अलावा बहुत सारे कवि थे और लेखक थे जो गुप्त समाज के दौरान रहे हैं, जैसे हरि सेन हैं, जैसे कि आपको कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। ठीक है, इस तरह से। तो गुप्त शासन के दौरान एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट का आप सबने नाम सुना होगा। गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन एक महान खगोल शास्त्री थे? तो जो आर्यभट्ट थे वो खगोल शास्त्री तो थे ही, इनके अलावा एक और महान खगोल शास्त्री थे वारामिहिर। ठीक है, और इसके अलावा एक और बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ब्रह्मगुप्त। तो ये तीनों के तीनों मैथ खगोल के क्षेत्र में थे। ठीक है, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट और वारामिहिर। गुप्त काल के दौरान कामसूत्र की रचना किसने की? गुप्त काल के दौरान कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक कौन थे? तो प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक थे धन्वंतरी। पंचतंत्र की रचना जो कि संस्कृत भाषा में हुई थी, किसने की थी? पंचतंत्र के रचनाकार थे विष्णुगुप्त। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कुमार संभवम और मेघदूतम ग्रंथों की रचनाकार कौन है? कुमार संभवम, मेघदूतम, है ना, ये सब लिखने वाले, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब लिखने वाले हैं कालिदास। मृच्छकटिकम संस्कृत साहित्य के रचनाकार कौन है? मृच्छकटिकम जो लिखे थे वो थे शूद्रक। देखिए, इनके जो गुप्त समय के दौरान में, गुप्त काल के दौरान में बहुत सारे जो किताब लिखे गए ज़्यादातर संस्कृत में लिखे गए थे, इसलिए गुप्त काल को हम लोग संस्कृत का स्वर्णिम युग कहते हैं ना, संस्कृत साहित्य का स्वर्णिम युग कहते हैं, गोल्डन एज। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी पर आधारित कालिदास रचित साहित्य कौन है? तो ये है अभिज्ञान शकुंतलम। बाकी भी है जो कालिदास द्वारा ही रचना किया गया, लेकिन दुष्यंत और शकुंतला के जो प्रेम कहानी पर रचना किया गया वो है अभिज्ञान शकुंतलम। किस काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? गुप्त काल को। गुप्तकालीन सोने के मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में को माना जाता है? मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल को माना जाता है, क्योंकि गुप्त काल में बहुत सारे भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुए थे। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। कौन से गुप्त राजा को कविराज कहा जाता था? तो माना जाता है कि समुद्रगुप्त को मतलब कविता लिखने का भी शौक था, तो समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है।
तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, ये गुप्त साम्राज्य का पार्ट 1 का वीडियो है। इसमें मैं एक जल्दी वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको जो एक्स्ट्रा बहुत सारी नॉलेज इसमें बाकी रहा, जैसे मंदिर निर्माण है या फिर उनका शासन व्यवस्था है ना, बाकी राजाओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट लड़ाई और जानकारी है, तो उसे मैं दूसरे वीडियो में कवर कर दूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि गुप्त वंश से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमारे इतिहास का, हमारे जो हिंदू सनातन इतिहास है इसका एक महान वंश है। ठीक है, इसमें क्या था, जैसे मैंने आपको 2 लिस्ट दिखाए थे राजाओं के, तो इसमें जो पहले लिस्ट था उसमें ज़्यादातर जो राजा थे वो सनातन धर्म से थे, मतलब वो या तो ज़्यादातर वो मतलब वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। इसके बाद आपने दूसरे लिस्ट को देखा, वो ज़्यादातर बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे, और उसके बाद फिर वो गुप्त राजाओं का, गुप्त वंश का, फिर गुप्त साम्राज्य का फिर छिन्न होना शुरू हो गया। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि जो गुप्त साम्राज्य था उसका पतन होना कैसे शुरू हुआ, तो उसमें मेन तो था हुनों का आक्रमण, चूंकि स्कंदगुप्त ने हुनों का आक्रमण को रोक दिया था, मतलब उन्हें हराया था, लेकिन हुन ऐसे जनजाति थे जो बार बार आक्रमण करते थे और अंततः गुप्त साम्राज्य को बहुत ज़्यादा कमजोर कर दिए। एक तो ये सबसे बड़ा कारण था। इसके अलावा एक कारण जो लोग मानते हैं कि ये भी था कि जो गुप्त वंश के जो राजा थे वो बौद्ध हो चुके थे, है ना, तो उनमें लड़ने का उतना ये नहीं था, तो इसके कारण से भी गुप्त वंश जो है कमज़ोर पड़ने लगा।